नमस्कार दोस्तों, मैं कांस्टेबल सुरेश कुमार सिंगल पाठशाला जाखुद में आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास और इसमें भी हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा। दोस्तों, अभी तक हमने हिंदी साहित्य के जो 6 इतिहासकार हैं उनका इतिहास ग्रंथों का अध्ययन कर लिया है और आज हम पढ़ेंगे उनसे आगे 7वें नंबर के जो इतिहासकार हैं। हमने राम कुमार वर्मा तक कल पढ़ लिया था और आज पढ़ेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की फोटो और इनके जो इतिहास ग्रंथ से संबंधित हैं दोस्तों 3 पुस्तकें मिलती हैं और उन 3 पुस्तकों के नाम क्या क्या हैं ये आप देख लीजिए। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास 1952 ईस्वी, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 और कहीं पे 1953 मिलता है। दोस्तों, इसमें ज़्यादा सही 1953 ही माना जाएगा। यदि 53 ऑप्शन में नहीं मिले तो 1952 भी सही माना जाएगा। तो इसलिए ये ज़रूर ध्यान रखना। और इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथों में क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य बताए हैं वो हम देखेंगे। उपरोक्त तीनों रचनाओं में समाजशास्त्रीय पद्धति को अपनाया तथा साथ साथ तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग भी किया। इन्होंने जो अपने जो इतिहास संबंधी पुस्तकें लिखी इसमें समाजशास्त्रीय पद्धति का प्रयोग किया। दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था आपको जो इतिहास लेखन की पद्धतियां पढ़ते वक्त कि किस इतिहासकार ने कौन सी पद्धति में अपने इतिहास ग्रंथों की रचना की है। द्विवेदी जी ने आदिकाल को शुक्ल जी द्वारा दिया गया नाम वीरगाथा काल को अनुचित ठहराते हुए आदिकाल के लिए आदिकाल नाम ही सर्वाधिक उपयुक्त माना। दोस्तों, आदिकाल नाम सर्वप्रथम तो दिया तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही था, लेकिन उन्होंने ज़्यादा जोर वीरगाथा काल पर दिया और उन्होंने 12 रचनाओं के नाम भी बताए। जो वीरगाथा काल रखने का उनका यही कारण था कि वीरगाथात्मक जो उन्होंने बताई वो 12 रचना बताई कि 12 रचनाओं के आधार पर इसको काल को वीरगाथा काल कह सकते हैं। लेकिन आगे चलकर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उनको बाद की और परवर्ती घोषित करते हुए आदिकाल के लिए आदिकाल नाम ही सर्वाधिक उपयुक्त बताया। शुक्ल जी ने जिन 12 रचनाओं के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया उनको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने परवर्ती या बाद की सिद्ध कर दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों और विरोधों का युग कहा। दोस्तों, उन्होंने कहा कि मतलब आदिकाल में है जो प्रवृत्तियां जो स्पष्ट परिलक्षित नहीं हो रही, भक्ति की भी भावना है, वहाँ श्रृंगार की भी है, वीर गाथात्मक भी है, सामान्य जनता पर भी थोड़ा बहुत का भी मिलता है। इस प्रकार उन्होंने कहा कि ये जो काल है आदिकाल हिंदी साहित्य का ये अत्यधिक व्याघातों और विरोधों का युग है। द्विवेदी जी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना। जहां भक्ति आंदोलन को शुक्ल जी ने हिंदू जाति की पराजित मनोवृत्ति का कारण का परिणाम कहा, वहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने स्वतः स्फूर्त सांस्कृतिक चेतना का विकास कहा है। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, याद रखने योग्य है। उन्होंने अधिकतर उनके शुक्ल जी के जो धारणाएं थी उनको खंडित करने का काम किया। आचार्य और प्रमाणों के आधार पर खंडित किया, वैसे भी नहीं। आचार्य शुक्ल जी ने युग स्थिति पर बल दिया, वहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने परंपरा पर बल दिया। अतः कहा जा सकता है कि दोनों के मत इस दृष्टि से एक दूसरे के पूरक हैं। यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो युगों में प्रवृत्ति थी उस पर अधिक बल दिया, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो परंपरा थी भारतीय सांस्कृतिक परंपरा उनसे किस प्रकार वो उनसे जो दृष्टिकोण जनता का किस प्रकार धीरे धीरे परंपरावादी रूप से विकसित हुआ उसके बारे में अधिक जोर दिया। तो ये बात भी ध्यान रखने योग्य है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल जी की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। तो ये बात मैंने आपको पहले ही बताया है। दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भाव, विचार, तर्क पद्धति, भाषा शैली आदि के आधार पर सिद्ध किया कि हिंदी का संत काव्य पूर्ववर्ती सिद्धों का व नाथों के साहित्य की सहज विकसित प्रवृत्ति है। दोस्तों, उन्होंने इन भक्ति जो आंदोलन था उसको स्वतः स्फूर्त सांस्कृतिक चेतना का
परिणाम कहा, न कि ईसाइयत की देन कहा। और उन सब बातों का पूर्व में जिन इतिहासकारों ने वर्णन किया उनका खंडन करते हुए कहा कि जो भक्ति आंदोलन है, मैं पुनः जोर देकर कह रहा हूँ कि भक्ति आंदोलन को मैं नकार नहीं रहा हूँ, पुनः जोर देकर कह रहा हूँ कि यदि इस्लाम नहीं भी आया होता भारत में तो भक्ति का स्वरूप 12 आना वैसे ही होता जैसा आज है। तो इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। और इसके बाद दोस्तों देखते हैं गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, और इनके साहित्य इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965। दोस्तों 65 मैंने इसलिए लिखा कि इनके दो भाग हैं, 64 और 65। तो इतिहास ग्रंथ का यदि प्रकाशन पूछ लिया जाता है तो आप 1965 ही करेंगे। ये दर्शा भी रखे हैं नीचे, दो भाग, प्रथम भाग 1964, द्वितीय भाग 1965। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य की शुरुआत जैन साहित्य से मानी है और इनका इतिहास ग्रंथ भाषा वैज्ञानिक पद्धति में रचित है। दोस्तों ये इनके बारे में 2-3 तथ्य याद रखने हैं, ज़्यादा नहीं रखने आपको। और इसके बाद डॉक्टर नगेंद्र है। डॉक्टर नगेंद्र दोस्तों इनको जो इतिहास ग्रंथ है वह 10 भागों में प्रकाशित किया गया हिंदी साहित्य का वर्ध इतिहास नाम से, और लास्ट जो अंतिम खंड है उसका प्रकाशन 1973 ईस्वी में हुआ। तो इनके इतिहास ग्रंथ के बारे में कोई ज़्यादा चर्चा नहीं मिलती, इनके कथन है ये बहुत महत्वपूर्ण हैं और जो आप इनकी इतिहास ग्रंथ में देख सकते हैं। इसके बाद ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, आचार्य नागरी परचाणी सभा काशी। और नागरी परचाणी काशी ने दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 10 खंडों में हिंदी साहित्य के इतिहास को 18 खंडों में नागरी परचाणी सभा ने 1953 में हिंदी साहित्य के इतिहास को 18 खंडों में प्रकाशित करवाने की योजना बनाई, जिसमें 16 खंड अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। और उन 16 खंडों के दोस्तों किस किस खंड का किन किन विद्वानों ने प्रकाशन किया और कौन सी सन में किया ये हम देखेंगे। और नागरी परचाणी सभा के इतिहास ग्रंथ 16 खंडों का नाम रखा है हिंदी साहित्य का वर्ध इतिहास के नाम से ही रखा दोस्तों। और प्रथम खंड या भाग जो उसके प्रकाशक हैं राजबली पांडे, और उसका नाम है हिंदी साहित्य की पीठिका, 1957 में संपादक किया। दूसरा हिंदी साहित्य का विकास 1965 ईस्वी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, बाबूराम सक्सेना। और इसके बाद तीसरा हिंदी साहित्य का उदय और विकास आदिकाल 1983 ईस्वी में, पंडित करुणापति त्रिपाठी, भोलाशंकर व्यास और डॉक्टर वासुदेव सिंह। चौथा भाग भक्ति काल, भक्ति में निर्गुण भक्ति 1968, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी। पांचवा भक्ति काल सगुण भक्ति, दीनदयाल गुप्त, विजेंद्र स्नातक, देवेंद्र शर्मा। छठा भाग का संपादन किसने किया दोस्तों? डॉक्टर नगेंद्र ने किया, और रीतिकाल इसका नाम था। और रीतिकाल में भी रीतिबंध जो कवि थे उनका वर्णन इन्होंने किया 1958 में। सातवां भाग रीतिकाल या में भी रीतिमुक्त 1972 में डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने इसका संपादन किया दोस्तों। आठवां हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान भारतेंदु काल 1972 ईस्वी में विजय मोहन शर्मा ने इसका संपादन किया दोस्तों। नवा हिंदी साहित्य का परिष्कार द्विवेदी काल 1977, सुधाकर पांडे ने इसका संपादन किया। 10वां हिंदी साहित्य का उत्कर्ष छायावाद में भी काव्य 1971, डॉक्टर नगेंद्र शिव प्रसाद मिश्र, रुद्र और रामेश्वर शुक्ल अंचल। 11वां हिंदी साहित्य का उत्कर्ष छायावाद में भी नाटक 1972, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर सावित्री सिन्हा और डॉक्टर लक्ष्मी नारायण का लाल। 12वां हिंदी साहित्य उत्कर्ष कथा साहित्य 1984, डॉक्टर निर्मला जैन, अमृतलाल नागर, कल्याणमल लोढ़ा। 13वां हिंदी साहित्य का समालोचन निबंध एवं पत्रकारिता 1965, लक्ष्मी नारायण सुधांशु। 14वां हिंदी साहित्य का अध्ययन काल 1970, हरवंश लाल शर्मा, कैलाश चंद्र भाटिया। 15वां आंतर भारतीय साहित्य 1979, डॉक्टर नगेंद्र। और 16वां हिंदी का लोक साहित्य 1960, राहुल सांकृत्यायन, गणेश कृष्णदेव उपाध्याय। दोस्तों ये जो नागरी परचाणी सभा काशी ने 1953 ईस्वी में जो हिंदी साहित्य
इसका इतिहास का संपादन किया 16 खंडों में, और उसका नाम रखा हिंदी साहित्य का वर्त इतिहास, और 18 खंडों में इसको प्रकाशित करने की योजना बनाई थी। अब तक दोस्तों 16 खंड प्रकाशित हो चुके हैं, और इन 16 खंडों के नाम और इनका संपादन करने वाले जो साहित्यकार हैं उनका नाम और इनका सन आदि मैंने यहाँ दर्शाया है। तो इनको बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद करना अच्छी तरीके से। और इनमें पहला और अंतिम तो आप अवश्य याद कीजिए, और ये जो रीतिकाल में रीतिबद्ध है डॉक्टर नगेंद्र का 1958 में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर भागीरथ मिश्र का है रीतिकाल रीतिमुक्त 1972 में, 7वां 6ठा पहला तो और लास्ट 16वां, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके बाद इतिहास से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें दोस्तों, तो अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकों में भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी में। अब तक हमने जो 10 इतिहास ग्रंथ जो हिंदी साहित्य में के बारे में लिखे गए हैं उनका अध्ययन कर लिया है दोस्तों। इसके बाद भी हिंदी साहित्य के कोई एक पक्ष को, जैसे किसी ने रीतिकाल पर अच्छा लिख दिया, किसी ने भक्तिकाल पर अच्छा लिख दिया, किसी ने भारतेंदु युग पर अच्छा लिख दिया, तो वो किताब हिंदी साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण है। वो पूरे इतिहास ग्रंथ का महत्व न रखते हुए भी किसी एक पक्ष के बारे में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, इसलिए इनके बारे में पूछा जाता रहता है परीक्षाओं में, इसलिए इनको भी याद रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये अक्सर आती रहती हैं, वैसे नहीं तो मिलान करने वाले प्रश्न भी इनसे पुस्तकों से बनते हैं। भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी में महेश दत्त शुक्ल की रचना है, आपको पता होगा दोस्तों। हिंदी कोविद रत्नमाला 2 भागों में है, 1909 और 1914 में श्याम सुंदर दास की है। कविता कौमुदी 1917 में रामनरेश त्रिपाठी की रचना है दोस्तों। ब्रज माधुरी सार 1923 वियोगी हरि की रचना है। हिंदी मुसलमान कवि 1926 गंगा प्रसाद अघोरी की रचना है दोस्तों। हिंदी भाषा और साहित्य 1930 श्याम सुंदर दास की रचना है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण याद रखना है। हिंदी काव्य धारा 1945 राहुल सांकृत्यायन की है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण याद रखना। हिंदी वीर काव्य 1945 टिक्कम सिंह तोमर की है दोस्तों, याद रखना। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास 1952 में बाबू गुलाब राय की है दोस्तों। हिंदी का गद्य साहित्य 1955 रामचंद्र तिवारी की है दोस्तों। हिंदी साहित्य के विकास की रूपरेखा 1956 में राम अवध द्विवेदी की है दोस्तों। इतिहास और आलोचना 1956 ईस्वी नामवर सिंह की है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आलोचना संबंधी पुस्तक है, इसको अवश्य याद रखना। हिंदी साहित्य का अतीत 1953 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की है, ये भी बहुत अच्छी किताब है। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां 1962 नामवर सिंह की है। हिंदी साहित्य 3 खंडों में प्रकाशित हुई हिंदी साहित्य के नाम से 1959, 62 और 69 दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास पुस्तक है ये, धीरेन्द्र वर्मा एवं ब्रजेश्वर वर्मा की है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1968 राजनाथ शर्मा की है। हिंदी साहित्य का नया इतिहास 1969 राम खिलावन पांडे की है दोस्तों। हिंदी साहित्य ऐतिहासिक समीक्षा पद्मलाल पूनालाल बख्शी की है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1975 सुमन राज्य की है। साहित्य इतिहास संरचना और स्वरूप 1975 सुमन राज्य की है दोस्तों। हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 1982 वासुदेव सिंह की है दोस्तों। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है दोस्तों, बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 रामस्वरूप चतुर्वेदी की कथन संबंधी बहुत ही अच्छी किताब है दोस्तों, इसको अवश्य पढ़ना चाहिए। हिंदी साहित्य के इतिहास की समस्याएं 1987 ईस्वी राम विलास शर्मा की रचना है दोस्तों। हिंदी साहित्य का प्रवृत्ति परक इतिहास 1996 ईस्वी सभापति मिश्र की है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी डॉक्टर बच्चन सिंह की है दोस्तों, ये भी कथन के लिए बहुत महत्वपूर्ण किताब है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 बच्चन सिंह की। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 सुमन राज्य की रचना है दोस्तों। हिंदी साहित्य का ओजल नारी इतिहास 2013 नीरजा माधव का है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो और भी जो अन्य रचनाएं थी जो छूट गई थी उनको और ऐड किया मैंने। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1975 एडविन ग्रीव्स। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 में फ्रैंक आर्नेस्ट। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा 1939 में मोतीलाल मेनारिया। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 इंद्रनाथ मदान की है दोस्तों। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1950 नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है दोस्तों। और हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास 1957 किशोरीलाल गुप्त। दोस्तों इसी के साथ आज हमारा जो हिंदी साहित्य लेखन परंपरा का टॉपिक खत्म हुआ और हम आगे पढ़ेंगे काल विभाजन। और दोस्तों क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। और
अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और यदि इस क्लास की आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो सिंगल पाठशाला जाखुद के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल और फेसबुक चैनल व्हाट्सएप और फेसबुक और टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल तीनों सिंगल पाठशाला जाखुद के नाम से हैं दोस्तों। तो आप उससे जुड़िए और ये निःशुल्क प्राप्त किए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।